नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इतिहास का टॉपिक है कक्षा 12वीं ईंट मनके एवं अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये जो टॉपिक है इसकी जब हम अध्ययन करें तब कल्पना कीजिए कि हम सभी टाइम मशीन में पुराने 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच चले गए, क्योंकि इतिहास थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं अधिकांश लोग, मगर मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हम पुरानी बातों को, पुरानी विशेषताओं को और कुछ सीखने के लिए हम इतिहास की कल्पना करते हैं। इतिहास को हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा कल्पनाओं में खो जाते हैं और मुझे कल्पनाओं में खोना काफी अच्छा लगता है। तो चलिए एक सेल निकालता हूं मैं अपने जेब से। ये सेल है, जी हाँ, और इसको मैं हाथ में रखने की काफी कोशिश कर रहा हूं, क्या खड़ी सीधा रखने की कोशिश कर रहा हूं और ये गिर जा रहा है। ओह मतलब गिर जा रहा है। मैं इसको हाथ से पकड़कर, मतलब ऐसा समय आता है कि वाकई ये सीधा हो जाता है ना। सीधा हो गया मतलब ये क्या हो गया, सेल खड़ी हो गया। हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में खड़ी होना, मतलब सेल जो है वह सीधा हो गया। तो हम जब टॉपिक शुरू करते हैं मुहर का, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो मुहर था, मतलब जो सिक्के थे उस समय किससे बने होते थे, तो हड़प्पाई मुहर जो थे सेल खड़ी से बने होते थे। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, सेल खड़ी। तो मैंने इसको याद करने के लिए जो ट्रिक बताया था अभी, उसको याद रखिए कि सेल खड़ी जो पत्थर है उससे मुहर बनाए जाते थे। और जो मुहर या सिक्के होते थे हमेशा चौकोर होते थे, आयताकार होते थे, और इसमें जानवरों के या पशु पक्षियों के चित्र उकेरे जाते थे। मतलब बोला जा सकता है कि भाव चित्रात्मक था, कुछ भाव कहता था। एक मोहनजोदड़ो में एक चित्र मिला है जिसमें एक महिला है, उसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा चित्र दिया हुआ है। मतलब जो चित्र है वह कुछ भावार्थ को बताता है। तो वैसी मुहर में भी जो चित्र उकेरे गए थे वो हमेशा कुछ भाव को बताते हैं। तो सिंपल सी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। हड़प्पाई मुहर सेल खड़ी से बनते थे और पशुओं के चित्र होते थे। पशुओं ज्यादातर बैल, जिसको वृषभ कहा गया है, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं, इससे बने होते थे। मतलब इसके चित्र बने होते थे सिक्कों में। और जो लिपि थी, इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। जी हाँ, अशोक स्तूप में जो लिपि थी उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, मगर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक किसी ने नहीं जान पाया है। तो लिपि कैसी थी उस समय, भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ऐसा था कि उसके जो लिपि में कुछ न कुछ चित्रों का वर्णन किया गया है, मगर इसका पूरा आभास अभी हमें ज्ञान नहीं हो पाया है। तो देखते हैं, हड़प्पाई मुहर के बारे में जान गया है कि सेल खड़ी से बनती थी, एवं मगर कहीं पर मुहरों के संदर्भ में टेराकोटा का भी संबंध मिलता है। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। जी हाँ, जो टेराकोटा है चिकनी मिट्टी होती है, उसको हम आग में पका देते हैं, आग में तपा देते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो टेराकोटा से मुहर बनी हुई है। प्रश्न उठता है कि पुरातत्व है क्या और उसमें पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। पुरातत्व किसी सभ्यता में जो सामग्री हमको उत्खनन से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पुरातत्व। जैसे कि वहां के भवन एवं मृद भांड, सामग्रियां, औजार एवं आभूषण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिले हैं। तो साक्ष्य के अंतर्गत आवास, औजार, आभूषण, मृद भांड आते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सभ्यता वर्ड का यूज कर रहा हूं, कहीं पर हड़प्पा संस्कृति की भी यूज करता हूं। आखिर ये सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। एग्जाम्पल लीजिए, जो मेरे पास ये जो मार्कर रखा हुआ है या ये पूरा ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, ये नष्ट हो सकती है, ये हमें दिखाई देती है। मतलब ये जो पेन है या सभ्यता है, मतलब ये मुझे मूर्त रूप से हमें दिखाई दे रहा है, इसका एक समय के बाद नाश हो जाएगा। तो ये हमें सभ्यता है। जब मैं इसी पेन के जरिए मैं यहाँ पर सत्य में जयते लिखता हूं, सदा सत्य की विजय होती है, ये वर्ड
लिखकर आप जब पढ़ते हैं और आप अपने अंदर समाहित करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? संस्कृति। जैसे कि भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति में और सभ्यता में एक अंतर है कि सभ्यता हमें दिखाई देती है, सभ्यता मूर्त होती है, जबकि संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता अधिक समय तक नहीं चल पाती, जबकि संस्कृति अधिक समय तक, अवधि तक चलती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति, वैदिक काल से अब तक हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति अस्तित्वमान है। जबकि बात कर लें हड़प्पा सभ्यता की बात कर लें, उत्तर वैदिक काल की बात कर लें, उस समय जो सभ्यता थी वह अब नहीं है, अब उसका विनाश हो चुका है। 2020 जो है उसके बाद मैं एडी लिखता हूं, मगर जब मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में था, हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में था, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था। तो देखते हैं इसका निर्धारण कैसे करते हैं। रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर इस समय का निर्धारण किया गया है। जी हाँ, C14 के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो इनका जो काल अवधि है वो याद रखिएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल आता है कि ये ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है। ईसा पूर्व और ईस्वी समझने का प्रयास करते हैं। ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। अंग्रेज जब आए तो उनका जो कालावधि है वो सभी कुछ चिन्हांकित करते थे कि जैसे कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं ईसा पूर्व को। तो बीसी का अर्थ होगा कि बिफोर क्राइस्ट। एक अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है, ईसा मसीह का जो जन्म है एक तिथि में हुआ, मतलब 0 ईस्वी में हुआ। तो 0 ईस्वी से वो 33 ईस्वी तक वो जीवित थे, 33 साल तक जीवित थे। ठीक है, तो 0 ईस्वी के पहले जो थे उसको, पहले का जो सन था उसको हमने ईसा पूर्व बोला। जैसे ही 0 से प्लस आया, फिर प्लस आते आते अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है 2020, ये हमने इसको कहा गया एडी। जी हाँ, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो ये बात का है। तो देख सकते हैं तो ईसा पूर्व और ईस्वी की बात कर लें तो वर्तमान में हम इसे ईसा पूर्व को इंग्लिश में BCE बोलते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। और एडी जो है वर्तमान में हम एडी मतलब ईस्वी सन को बोलते हैं, इसको अब हम बोलते हैं सी। मगर एनसीईआरटी की जो बुक है वह और भारतीय बुक जो है जिसमें एडी और बीसी को ही सी की बात नहीं करता, बल्कि एडी और बीसी की बात करता है, मतलब ईसा पूर्व और ईस्वी की बात करता है। आरंभ देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। आरंभिक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले की जो सभ्यता थी वह एक सीमित सभ्यता रही होगी, नगर छोटे रहे होंगे, भवन भी सुसज्जित नहीं थे। और हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले तो हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण तेज गति से बढ़ता गया, भवन काफी अच्छे हुआ करते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे और सड़कें हमेशा ग्रिड पद्धति पर आधारित, ग्रिड पद्धति मतलब समकोण प्रकार की थी जिस तरह से। अब देखते हैं निर्वाह के तरीके कैसे थे, मतलब जो वहां के जो व्यक्ति थे वो कैसे जीवन निर्वाह करते थे। हम तो वर्तमान की बात कर लें, हमारा जो वर्तमान जीवन पद्धति है वह कुछ सभी देशों और सभी की संस्कृति का मिक्सअप रूप है, मतलब जैसे कि हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, है ना। तो भोजन की बात कर ले, हड़प्पा सभ्यता, अगर आप हड़प्पा सभ्यता के निवासी होते तो आप क्या भोजन पसंद करते? आप शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों खाना पसंद करते। हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले, निर्वाह कैसे थे, मतलब जीवन पद्धति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की। तो अगर हम वर्तमान समय की बात कर लें तो हमारे पास बहुत सारे पिज्जा बर्गर्स, ब्रेकफास्ट, लंच, बहुत सारी चीजें खाने को मिलेगा। वर्तमान समय की बात करें तो हमारा जो जीवन है, जीवन शैली है, वह सभी कंट्रियों की संस्कृतियों का मिक्सअप रूप है, मतलब पिज्जा बर्गर जो चीजें हैं हम खाते हैं शौक से, है ना। तो अगर हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता
के निवासियों का भोजन कैसा था। कल्पना कीजिए आप उसी युग में चले गए हैं और उस युग में गए होते तो आप किस तरह के भोजन लेना पसंद करते। आप दो तरह का भोजन लेना पसंद करते, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में जो अनाज है जैसे कि जौ, गेहूं, वनस्पति से बने हुए जो फल फूल है और जो सफेद चना है, इस तरह। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके को देख लेते हैं। निर्वाह के तरीके में हम देखते हैं कि पौधे से बने उत्पाद का भोग करते थे और मांसाहारी भी थे, मतलब मछलियों का भोजन करना इन्हें काफी अच्छा लगता था। निर्वाह की बात कर लें कि किस प्रकार से वो भोजन करके जीवन निर्वाह करते थे। हम आधुनिक समय की बात कर लें तो हमारे पास पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें खाने पीने की मिल जाएंगी, मगर उस समय जब हम भोजन की बात करें तो पेड़ पौधों के बने उत्पाद और मांसाहारी भोजन इन्हें पसंद था। मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और मांसाहारी में इन्हें मछली का शिकार करना और मछली का भोजन करना काफी पसंद था। अनाज की बात कर लें तो गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, सफेद चना और दाल इन्हें पसंद था और इसकी खेती भी करते थे। मगर चावल की खेती का साक्ष्य बहुत कम मिला है। मवेशियों की बात कर लें, पशुपालन की बात कर लें तो मवेशियों की बात कर लें तो भेड़, बकरियां, भैंस, सुअर, बैल, यहां तक हिरन और घड़ियाल भी पाला करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसी की बात कर लें तो मिट्टी में बना हुआ हल का प्रतिरूप मिला है। प्रतिरूप मतलब चित्र मिला है, ठीक है। तो मिट्टी पर उकेरा गया है हल का। कहां मिला है तो ये मिला है चोलिस्तान व बनावली में। चोलिस्तान जो है अफगानिस्तान में है वर्तमान में, और बनावली जो है हरियाणा प्रदेश में है भारत में। तो कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां मिले हैं तो चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं, ठीक है। एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं तो कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं तो कालीबंगा मिले हैं। कालीबंगन कहां है, राजस्थान में है, भारत में है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे आप 12वीं पास करने के बाद रेलवे की एग्जाम दिलाए, बैंक की एग्जाम दिलाए, पीएससी, आईएएस, व्यापम की एग्जाम दिलाए, सभी में पूछेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं तो कालीबंगा में। या पूछ देगा कालीबंगा किस राज्य में है तो राजस्थान में है। ये आप लोगों को जानना अनिवार्य है। नहर हमें सोर्तघई में मिला है। सोर्तघई आपको नाम याद करना पड़ेगा। सोर्तघई दिख रहा है, सोर्तघई जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, जो काबुल के नजदीक है। वहां पर हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं, नहर के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में नहर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के सोर्तघई में नहर के अवशेष मिले हैं। एवं भारत की बात करें तो धोलावीरा जो कि गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अत्याधुनिक सबसे बड़ा नगर, जिसकी खोज 1990-91 में रविंद्र कुमार बिष्ट के द्वारा की गई थी। तो ये जो धोलावीरा है यह नगर योजना के लिए काफी फेमस है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां भी हमको नहर के साक्ष्य मिले हैं। और देखिएगा कृषि हेतु कौन कौन से औजार का उपयोग हुआ है। अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज किया, हार्वेस्टर या थ्रेसर का यूज करते हैं, अत्याधुनिक मशीनों का यूज करते हैं। मगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के समय वही परंपरागत कृषि की जाती थी। और जो औजार हुआ करता था लोहे से नहीं बने होते थे, क्योंकि उस समय लोहे का खोज ही नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में जो भी लिपि लिखी गई है उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो वैसे ही कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि इस समय कांस्य का खोज किया गया था, ठीक है। तो यहां पर जो कृषि हेतु जो औजार थे वह पत्थर से बनाए जाते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश किया है कि ये जो पत्थर के जो फलक हैं, है ना, सफेद पत्थर के जो फलक हैं उससे बनाए जाते थे, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है कि पत्थर के फलक हैं ये, और ये जो दिख रहा है और लकड़ी के हत्थे हैं, जिससे आसानी से वो अनाज को काट सकें। दूसरा हम लोग हैं उनका निर्वाह कैसा था। हमने देखा कि वो भोजन कैसे करते थे, अनाज के रूप में किसकी
कृषि करते थे, पशुपालन में किन किन पशुओं को पालते थे, और कृषि हेतु कौन कौन सा औजार और सिंचाई के लिए उन्होंने क्या क्या बंदोबस्त की रखी थी। हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसको अब देखते हैं मानचित्र का। मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहीं पर देगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, अंकित करिए, चिन्हांकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं मानचित्र का, काफी इंटरेस्टिंग होगा। मानचित्र में देखिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या उत्तरी बिंदु या उत्तरी सीमा कौन सी थी, तो मांदा जम्मू कश्मीर में है। ये दिख रहा है ना जम्मू कश्मीर, तो यहां पर मांदा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। और दक्षिणी सीमा कौन सी थी, दाइमाबाद है। दाइमाबाद 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 महाराष्ट्र में स्थित है, भारत में स्थित है। तो उत्तरी सीमा मांदा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में। अब बात करें पश्चिमी सीमा, सुत कांगेडोर। कांगेडोर पश्चिमी सीमा है, बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करें पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा आलमगीर है। आलमगीर जो नगर था उस समय वह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और सुत कांगेडोर जो है यहाँ पर घोड़े या अश्व के अस्थियां मिले हैं। सीमा दक्षिण सीमा दाइमाबाद और पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर और पूर्वी सीमा आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सभ्यता की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी, मतलब ऐसा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स 1921 में हड़प्पा नामक नगर का उत्खनन किया। तो इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था, मगर धीरे धीरे जब देखता गया कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर की खोज होने लग गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण चेंज करके हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि ये हड़प्पा जो था पहला खोजा गया नगर था। तो बोल सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, हड़प्पा। तो आप देख सकते हैं कि 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पर दिख रहा है कि हड़प्पा एक नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी दिखा, यहाँ पर रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर बसा हुआ था। हड़प्पा नगर के बाद हम बात कर लें मोहनजोदड़ो की बात कर लें। तो मोहन नाम का जो लड़का है उसको नहाना पसंद है, मतलब नहाना पसंद है स्विमिंग पूल में, उसको खाना पसंद है, उसको नर्तकी की मूर्ति रखना पसंद है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है और विशाल स्नानागार जिसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है। विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, ठीक है। तो चनहुद्रो को देख लीजिए, चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और चनहुद्रो जो है इसकी खोज गोपाल दास मजुमदार ने की थी, चनहुद्रो की खोज। और चनहुद्रो में इंटरेस्टिंग चीज है कि जो समाधान मिले हमको, समाधान मतलब हमें स्व प्राप्त हुए हैं, उसमें जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता ले तो यहाँ पर कब्र मिले हैं, कब्र में जो व्यक्ति की प्रिय वस्तुएं रहती थी, सामग्रियां रहती थी, वो हमें प्राप्त हुआ है उत्खनन के दौरान। मतलब जो सामग्रियां, बर्तन हो गए, मृतभांड हो गए, मोहर हो गए, यहाँ तक लिपस्टिक भी मिला है चनहुद्रो में, पाउडर भी मिला है चनहुद्रो में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लिपस्टिक मिले हैं चनहुद्रो में। देखिए धोलावीरा की बात कर लें। धोलावीरा जो है इसकी जो खोज है 1990 के दशक के आसपास हुई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। धोलावीरा जो है गुजरात में अवस्थित है और कच्छ जिले में अवस्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा अवस्थित है। हम बात कर ले कालीबंगा की बात कर रहे हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब याद रखिएगा कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो हुआ था बीबी लाल के द्वारा किया गया था। मतलब बीबी मतलब पत्नियां, बीबी कैसी है, काली और लाल है। तो याद कर सकते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन में क्या क्या बीबी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। बनावली जो है हरियाणा में है और ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही
उत्खनन कार्य किया गया था और यह रंगोली नामक नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। देख ले लोथल की बात कर ले तो ये लोथल जो है गुजरात में है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कार्य किया था। रंगनाथ राव, जी हाँ, रंगनाथ राव ने उत्खनन कार्य किया था और यह भोगवा नदी के किनारे है। जी हाँ, भोगवा नदी के किनारे है और खंभात की खाड़ी के पहले। रंगपुर की भी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। नाम भी देखिए रंगपुर और रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और यह गुजरात में अवस्थित है। नागेश्वर, यह भी गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और बचा क्या इसमें? इस प्रकार से डायग्राम के जरिए हमने समझा, स्थानों का नाम को देखा। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि हम बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है रंगपुर और लोथल, ये दोनों जगह हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। सूत कांगेडोर में घोड़े के अश्व मिले हैं। कालीबंगा में काले रंग, ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। चनहुद्रो जो है वहां पर हमें पाउडर और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सवाधान मिला है। सवाधान मतलब वहां पर युगल जोड़ियों का सब मिला है, सवाधान मिला है कब्र के जरिए। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस तरह से, और लोथल, जैसे कि लोथल के बारे में और देख सकते हैं कि लोथल एक बंदरगाह नगर है और यहाँ पर शतरंज बोर्ड मिले हैं और ग्रिड पद्धति में सभी जगह सड़कों का निर्माण हुआ। ग्रिड पद्धति में मतलब सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नक्शा बहुत जरूरी है देखना, आप जरूर देखिएगा और अपने से खुद प्रश्न पूछिएगा कि लोथल क्यों फेमस है। तो वह बंदरगाह नगर है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। किस खोजकर्ता ने खोजा था? रंगनाथ राव के द्वारा। यह किस राज्य में है? वर्तमान में गुजरात में। लोथल में ही शतरंज पद्धति मिली है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप अवलोकन कर सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो इस प्रकार से आज जो टॉपिक पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण कैसे हुआ, वहां के जो निवासी थे वह उनका जीवन शैली कैसी थी और मानचित्र का अवलोकन किए कि मानचित्र में कौन सा नगर कहां पर है।